ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं आरबीएसई बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो काल हैं वो होते क्या हैं और कितने उसके भेद होते हैं। देखिए बच्चों, काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय, यानी कि अंग्रेजी में जैसे टेंस होते हैं, हिंदी में जैसे काल होते हैं, ऐसे ही संस्कृत के अंदर क्या होते हैं? लकार होते हैं। हर भाषा के अंदर समय को बताने के लिए, ठीक है ना, तो वो काल होते हैं। तो काल का अर्थ क्या होता है? समय, अर्थात जिस समय क्रिया होती है वही उस क्रिया का काल कहलाता है। और इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने का जो समय ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो भूतकाल है उस भूतकाल को पहचानने का तरीका क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, भूत का अर्थ है अतीत या बीता हुआ, यानी कि जो समय बीत गया है। ये आप सब जानते ही हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो अतीत है, बीत गया, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि आपको क्रिया के अंत में आ, ई, ए या फिर या, ये प्रत्यय जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसको पहचानने का तरीका, जैसे पढ़ना है, पढ़ना एक क्रिया है। जब भी प्रत्यय लगाते हैं तो इनका ना जो होता है वो हटा देते हैं, क्योंकि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा टॉपिक विस्तार से समझाया हुआ है। तो चलिए देखिए, मैंने क्या बता रखा है कि जो क्रिया है उस क्रिया का मूल रूप क्या होता है? वो क्या कहलाता है? धातु। तो सबसे पहले हम धातु बनाते हैं। पढ़ना से पढ़ क्या बन गई? धातु। अब इसके अंत में क्या जोड़ दिया? आ, तो ये क्या बन गया? पढ़ा। ई जोड़ेंगे तो पढ़ी और ए जोड़ेंगे तो पढ़े। ऐसे मान लो गाना एक क्रिया है और उसको जब धातु बनाएंगे तो क्या बन गई? गा। उसमें या, ई, ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो गाया। अगर आपको क्रिया के अंत में आ, ई, ए अथवा या, ई, ये प्रत्यय जुड़े हुए दिखाई दें तो वह भूतकाल की क्रिया होगी, अर्थात वह जो वाक्य होगा वो किसका होगा? भूतकाल का होगा। जैसे उदाहरण समझो इसमें कि मोहन ने पत्र लिखा। अब लिखा आ रहा है, देखो इसमें। शिक्षक ने पुस्तक पढ़ाई, क्या आ रहा है? ई। रवि ने गीत गाया, तो क्या आ रहा है? या। क्या आ रहा है? तो आप इन पहचान से समझ सकते हो कि बीते हुए समय का बोध कराने वाली जो क्रिया है उन्हें हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए अथवा या, ई, ये सब चीज़ आती है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि भूतकाल क्रिया के कितने भेद होते हैं। जो भूतकाल की क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों को समझने का तरीका क्या है। देखिए, भूतकाल की जो क्रिया है उसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल की जो क्रिया है उसके 6 भेद हैं। एक सामान्य भूत, एक आसन्न भूत, एक पूर्ण भूत, एक अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। यानी कि भूतकालिक क्रिया के 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतुमद। अब देखिए, जो सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल की क्रिया क्या होती है, आसन्न भूतकाल की क्रिया क्या होती है, इनको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य सामान्य रूप से पूरा हो गया है, यानी कि बीते हुए समय में कोई कार्य सामान्य रूप से पूरा हो गया है, उन्हें हम सामान्य भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान अभी अभी बताई थी मैंने कि क्रिया के अंत में आपको आ, ई, ए अथवा या, ई, ये प्रत्यय जुड़े हुए मिलेंगे। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी, ई आ रहा है। मोहन ने लेख लिखा, आ रहा है। पूजा ने खाना बनाया, या आ रहा है। तो जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य सामान्य रूप से पूरा हो गया है उन्हें हम भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर है आसन्न भूतकाल। अब देखिए, आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आसन्न का मतलब होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य जो है हुआ है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान समय तक रहता है। ऐसा लगता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है,
ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा समझिए कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है उन्हें हम आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात कार्य भूतकाल में हो गया किंतु उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान समय तक रहता है। ऐसे लगता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैंने पढ़ाया है, तो पढ़ा तो लिया लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान तक है। जैसे अभी मैंने कहूँ मैंने अभी भूतकाल के भेद समझाए हैं, तो समझाए हैं तो समझा चुका हूँ लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। तो इसकी पहचान क्या है कि जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है उसके अंत में है जोड़ देते हैं, है, तो वो क्या बन जाती है, आसन्न भूतकाल की क्रिया। जैसे मैंने कहा मोहन ने पत्र लिखा, तो ये तो सामान्य भूत, लेकिन लिखा है तो ये क्या बन गई, आसन्न भूतकाल की क्रिया। पूजा ने खाना बनाया है, समझ में आ रहा है कि जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है उसके अंत में है लगाने से आसन्न भूतकाल की क्रिया बन जाती है। चलिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं। तीसरा नंबर जो है वह भूतकाल का पूर्ण भूतकाल यानी कि पूर्ण भूत। तीसरे नंबर पर जो है वो है पूर्ण भूत, यानी कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है उन्हें हम पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है उन्हें हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान भी है कि भूतकाल की जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है जैसे आ ई ए, उनके अंत में था थी थे या चुका था चुकी थी चुके थे, ये प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं, शब्द जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी थी, बालक पुस्तक पढ़ चुका था, मोहन ने पत्र लिखा था। तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि ये कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था। तो दोबारा सुनिए कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है उन्हें हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। चलिए चौथे नंबर पर है अपूर्ण भूतकाल। अब ये जो अपूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण का मतलब काम पूरा नहीं हो रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो गया, प्रारंभ हो गया, लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगी, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। यानी जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ उसे हम अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको सुनाई देंगे। बालक पुस्तक पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा था यानी कि कार्य आरंभ हो गया लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, भूतकाल की बात है। पढ़ रहा था, खेल रहा था, जाग रहा था, सो रहा था, बालक टीवी देख रहे थे, इस तरह के जो आपको वाक्यों के अंदर क्रिया सुनाई देगी। तो अपूर्ण भूत का मतलब जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यहाँ पहचान बता दिए, रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए पांचवें नंबर पर है संदिग्ध भूत। अब देखो संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह होना। संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है, संदेह होना। यानी कि जिन क्रियाओं से भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं से भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, संभावना प्रकट हो, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब इसकी पहचान है कि सामान्य भूत की जो क्रिया होती है उसके अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, अब ये तो सामान्य क्रिया, लेकिन होगी इसके पीछे जोड़ दिया, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, मोहन ने पत्र लिखा होगा, पूजा ने खाना बनाया होगा, बालक ने नाटक देखा होगा। तो कहने का मतलब है आ ई ए के साथ होगा, होगी, होगे ऐसे शब्द सुनाई दे तो वो क्या बन जाती है, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिन क्रियाओं से भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब जो छठा नंबर है वो है हेतु हेतुमद भूतकाल। अब हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु किसी कारण हुआ नहीं उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है
कि कोई काम ऐसा था जो भूतकाल में होने वाला था किंतु किसी कारणवश हुआ नहीं, उसे हम हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यदि पिताजी आते तो मैं अवश्य आता, मतलब पिताजी आते, अगर भूतकाल में वो पिताजी आते तो मैं आता, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्रिया के अंत में आपको ता ते ती दिखाई देंगे, लेकिन ये शर्त होगी कि एक काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यदि वर्षा होती तो हम घूमने जाते, यदि शिक्षक आता तो मैं पढ़ता, यदि ये होता तो ऐसा होता, मतलब किसी काम को होने का कोई कारण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु किसी कारण हुआ नहीं, तो उसे हम हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो समय चल रहा है, यानी कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है कि आपको क्रिया के अंत में ता ती ते आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे पढ़ना है तो पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। अब बालक पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गई, वर्तमान काल। पूजा खाना बनाती है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल। यानी कि क्रिया के अंत में अगर आ ई ए दिखाई दें तो वो तो है भूतकाल, लेकिन क्रिया के अंत में अगर ता ती ते दिखाई दें तो वो होगी वर्तमान काल। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के जो हैं 4 भेद होते हैं। वर्तमान कालिक जो क्रिया होती है उसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान, नंबर 3 संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान, और नंबर 4 होता है आज्ञार्थक वर्तमान। ये 4 भेद होते हैं वर्तमान कालिक क्रिया के। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया है तो उन्हें हम सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। दोबारा सुनिए, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया है उन्हें हम सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में ता ती ते ये प्रत्यय जुड़ेंगे। बालक व्याकरण पढ़ता है, मोहन लेख लिखता है, ठीक है ना, शिक्षक पुस्तक पढ़ता है। इस तरह की ता ते ती ये शब्द आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य जो है वर्तमान समय में आरंभ हो गया है, मतलब अब हो गया है और वो लगातार चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहा है। तो जब रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो तो हुआ अपूर्ण भूतकाल। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान। तो ये इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में आपको क्या दिखाई देंगे, रहा है, रही है और रहे हैं। बालक व्याकरण पढ़ रहा है, मतलब जिन क्रियाओं से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य अभी भी हो रहा है तो ये कार्य अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। मोहन लेख लिख रहा है, पूजा खाना बना रही है, तो कोई काम अभी भी हो रहा है। तो जिन क्रियाओं से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य अभी भी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना है तो उसे संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल, इसकी पहचान क्या है कि सामान्य वर्तमान की क्रिया के अंत में अगर होगा, होगी, होंगे शब्द जोड़ते हैं तो संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया बन जाती है।
देखिए अगर आ ई ए के साथ होगा होगी जोड़ेंगे तो बनेगा संदिग्ध भूतकाल, लेकिन ता ती ते के साथ अगर होगा होगी जोड़ेंगे तो ये बनेगा संदिग्ध वर्तमान। मोहन पत्र लिखता होगा, मोहन पत्र लिखता होगा तो ता होगा तो ये संदिग्ध वर्तमान, लेकिन लिखा होगा, मोहन ने पत्र लिखा होगा तो संदिग्ध भूतकाल। इन दोनों में अंतर समझ लेना, क्रियाओं से आपको अंतर समझना है कि भूतकाल की क्रिया में आ ई ए देखना है और वर्तमान काल की क्रिया में ता ती ते देखना है। चलिए चौथे नंबर पर पढ़ते हैं आज्ञार्थक वर्तमान। अब देखिए आज्ञार्थक वर्तमान का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आज्ञा की बात हो रही है कि जिन क्रियाओं से वर्तमान समय में किसी को आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, जिन क्रियाओं से वर्तमान समय में किसी को आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उन्हें हम आज्ञार्थक वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, अब ये आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, अब यहाँ अनुमति ले रहे हैं, मैं व्याकरण की तैयारी कर लूँ, तो ये क्या है, जिन क्रियाओं से वर्तमान समय में किसी को आज्ञा या अनुमति देने का या लेने का बोध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। चलिए तीसरा पढ़ते हैं अपन भविष्यत काल। भविष्य काल का मतलब क्या होता है, जो समय आने वाला है, यानी कि आने वाले समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है उन्हें हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं से ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में कोई कार्य होगा उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे ये प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं मोहन पत्र लिखेगा तो एगा, पूजा खाना बनाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, पूजा खाना बनाएगी तो बनाएगी एगी, ठीक है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ेगी, वह 10वीं कक्षा में पढ़ेगी, तो यानी कि वे क्रियाएं जो आने वाले समय का बोध कराती है उनको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। और भविष्य काल की क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो भविष्य काल की क्रिया के केवल 2 भेद होते हैं, ये ध्यान रख लेना। भविष्य काल की क्रिया के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत का मतलब क्या होता है कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा हो जाएगा उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि आने वाले समय में कोई कार्य सामान्य रूप से पूरा हो जाएगा तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगी, राहुल विद्यालय जाएगा, वह 12वीं कक्षा में आएगी, ठीक है। तो भविष्य की जब बात होती है, भविष्य में कोई काम सामान्य रूप से होने वाला है तो वो कहलाएंगी सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं। और दूसरे नंबर पर है संभाव्य भविष्यत काल। देखिए संभाव्य भविष्यत काल किसको कहते हैं कि जिन क्रियाओं से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट हो उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं से आने वाले समय में किसी कार्य के होने में या करने में केवल संभावना या संदेह प्रकट किया जाता है तो वो कहलाती है संभाव्य भविष्यत। अपन कह रहे हैं शायद मोहन पत्र लिखे, शायद आज वर्षा होगी, संभवतः वह आज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे अपन संभावना जता रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, संभाव्य भविष्यत। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए काल कितने होते हैं तो काल कितने होते हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहचान क्या है, भूतकाल में क्रिया के अंत में आ ई ए प्रत्यय दिखाई देंगे, वर्तमान काल में ता ती ते प्रत्यय दिखाई देंगे और भविष्य काल में एगा एगी एंगे ये प्रत्यय दिखाई देंगे। भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 4 भेद हैं और भविष्य काल के 2 भेद हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।